सांस की बात हो रही है, सांस की बात नहीं हो रही है। सांस यानी ब्रीथिंग, या ना कि सासू माँ। नहीं नहीं, उसके लिए अभी टाइम है, मेरा भी और आपका भी। बाबू का मतलब ये ना समझ लेना कि हाउ वाला बाबू की बात कर रहे हैं, वो वाला बाबू की बात नहीं कर रहे हैं। उससे बतियाना होगा तो फोन करके कद कर लेंगे, बतिया लेंगे। इतने बड़े हो या छोटे हो, बड़की या छोटकी, मोटकी या पत्थर की, सब में पोषण की कितनी विधियां? दो ही विधि पाई जाती है। काम कर इधर बोलते हैं पर पोषण। तो पर पोषण की जो विधि। तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होइएगा और आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जिसका चैप्टर 1 है जय प्रकर्म यानी लाइफ प्रोसेस। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पोषण के बारे में। इस क्लास को हम एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे और हीरो लेवल तक जाएगा। आपको एकदम समझ में आएगा। न समझ में आने की बात आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हमको न समझ में आएगा, समझ में आएगा ही आएगा। क्लास का जो माहौल होगा एकदम मजाकिया अंदाज में रहेगा, आपको कभी भी बोरिंग फील नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला लेसन है जीव विज्ञान का, जिसका नाम है क्या? जय प्रकर्म यानी लाइफ प्रोसेस। जय प्रकर्म यानी लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि जय प्रकर्म क्या है। तो देखिए, वे सभी प्रकर्म, प्रकर्म का मतलब यहाँ प्रक्रिया से है यानी क्रिया से है। वे सभी प्रकर्म जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जय प्रकर्म कहलाते हैं। ये प्रकर्म क्या हो सकते हैं, यह प्रक्रिया क्या हो सकती है? तो पोषण हो सकती है, श्वसन हो सकती है, वहन यानी परिवहन हो सकती है, उत्सर्जन हो सकती है आदि। यहाँ अनुरक्षण का मतलब है रक्षा से। जिन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप से, जिन सभी प्रक्रियाओं से हमारे शरीर की रक्षा होती है, हम जीवित रह पाते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कह सकते हैं? जय प्रकर्म कह सकते हैं। देखिए, किस क्रिया द्वारा हम क्या हो सकते हैं? जीवित रह सकते हैं, हमारे शरीर की रक्षा हो सकती है। तो सबसे पहले है पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना और उसका पाचन। यह काफी महत्वपूर्ण है। सभी जीवों के लिए जो भोजन की आवश्यकता है वो काफी जरूरत है। जीवित रहने के लिए यह जरूरी है। आपका दूसरा दिया है श्वसन, यह भी जरूरी है। बिना सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यहाँ सांस की बात हो रही है, सांस की बात नहीं हो रही है। सांस यानी ब्रीथिंग, या ना कि सासू माँ। नहीं, उसके लिए अभी टाइम है, मेरा भी और आपका भी। तो उससे बच के रहिएगा अभी। वहन का मतलब परिवहन से है। देखिए, शरीर में बहुत सारे पदार्थ है, आपका विटामिन है, प्रोटीन है, बहुत सारे जो पदार्थों का रक्त है आपका, तो इस सब का शरीर में परिवहन होना आवश्यक है। तो उसी को क्या बोला गया है? वहन बोला गया है। उसके बाद में उत्सर्जन आदि की आवश्यकता होती है। देखिए, अर्थात आगे और भी समझना चाहे तो अर्थात दूसरे भाषा में समझना चाहे, अर्थात जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रकर्म को जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। वे जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रकर्म जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं क्या कहलाते हैं? जय प्रकर्म कहलाते हैं। जीवित शरीर में जिन जिन प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है जीवित रहने के लिए, उन सभी प्रक्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं? जय प्रकर्म कह सकते हैं। सबसे पहले आपका पोषण आएगा, मतलब खाना को खाना और उसका पचाना। उसके बाद में आपका श्वसन होगा, सांस लेने या छोड़ने की क्रिया लगभग पूरी। उसके बाद में आपका परिवहन आएगा, उत्सर्जन आएगा, पाचन आएगा। बहुत सारी क्रियाओं को कार्य करना होगा हमको। उन सभी क्रियाओं के द्वारा हम क्या रह पाते हैं? जीवित रह पाते हैं। तो उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कह सकते हैं? जय प्रकर्म कह सकते हैं। चलिए, उदाहरण के तौर पर पोषण हो गया, आपका श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया तथा वहन। वहन का मतलब परिवहन। जैसे जय प्रकर्म के क्या है? उदाहरण है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा जीव है जिसे भोजन की आवश्यकता ना हो? हमको तो है भैया। कहते नहीं आपको है कि नहीं? आपको भी होगा। बिना भोजन किए आप जीवित थोड़े रह सकते हैं। आपको भी होगी भोजन की आवश्यकता, सबको होती है। जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, उन सबको किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। हम भी अभी बिना खैले अगर आ जाएंगे, अभी तो शाम क्लास ले रहे हैं, सुबह में अगर बिना खैले आ जाए 10-11 बज जाए तो आदमी टिंगट जाएगा। अब लगेगा कि भाई अब गर्मी के दिन में तो और झाई मारेगा आदमी, टिंगट जाएगा, यही लगे सूझ जाएगा। तो पढ़ाएगा कौन? तो एक अलग सी बात हो गई। सभी जीवों की देखिए, तो सभी सजीवों में भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों का क्या है? भोजन की आवश्यकता है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। सजीव जितने भी हैं उनको जीवित रहने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं को शामिल करना होता है और सभी प्रक्रिया करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को हम जय प्रकर्म कहते हैं। इन गतिविधियों में पोषण हो सकता है, श्वसन हो सकता है, परिवहन हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है। इन सब प्रक्रियाओं के बिना क्या जीवित रह सकता है कोई आदमी? कोई सजीव जो है वह जीवित रह सकता है? हमको तो ना लगता है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। काहे कि होता ही नहीं है। जितने भी सजीव हैं उनको भोजन की आवश्यकता है, उनको श्वसन की आवश्यकता है, उनको परिवहन की आवश्यकता है, उनको उत्सर्जन की आवश्यकता है। इन सभी प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है। इन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को ही हम क्या कह सकते हैं? जय प्रकर्म
कहते हैं, जो उसी समय से आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, जय प्रकर्म को संपादित करने के लिए सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए, जैसे हम खाना खाएंगे तो भाई हाथ उठना भी तो चाहिए कि हम खाना खाए, उसके बाद में अगर मुंह में डाली लिए तो मुंह चबाने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। तो सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कथी चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा हमें मिलेगी कहाँ से? भोजन करने से, खाना खाने से, पानी पीने से, इन सब चीजों से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो उसको क्या बोला गया है? भोजन बोला गया है। ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी? भोजन करने से मिलेगी। चलिए इसको याद रखिएगा। पोषण, अब हम देख सकते हैं किसके बारे में? पोषण के बारे में। पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। वह विधि, पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर क्या करते हैं? उनका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व क्या हो सकते हैं भैया? आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकती है, विटामिन हो सकती है, खनिज लवण हो सकती है, यही तो पोषक तत्व है। तो ये पोषक तत्व जाएंगे कहाँ से? जब हम खाना खाएंगे, चावल, कार्बोहाइड्रेट, दाल खाइएगा, प्रोटीन मिलेगा, नमक खाइएगा, लवण मिलेगा, पानी पीजिए कीजिएगा, कुछ नुकसान वगैरह मतलब जो रेशेदार फसल वगैरह खाते हैं, फल वगैरह खाता है आदमी, तो उससे भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब तो खाइए न रहे हैं। उन सभी क्रियाओं का नाम क्या है? पोषण है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब बात को समझिए थोड़ा सा और अर्थात देखिए, आगे समझते हैं तो दूसरे भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। भोजन का अंतग्रहण। भोजन का अंतग्रहण का मतलब होता है अंदर डालना, मतलब अंदर खाना। इतना बात बुझाया बाबू? बाबू का मतलब ही ना समझ लेना कि हाउ बाबला बाबू की बात कर रहे हैं, वो वाला बाबू की बात नहीं कर रहे हैं। उससे बतियाना होगा तो फोन करके कद कर लेंगे, बतिया लेंगे। लेकिन अभी यहाँ हमको समझना है कि भाई क्या पोषण समझना है बाबू, पोषण प्यार से बतिया रहे हैं। पोषण का अंतग्रहण, भोजन का अंतग्रहण तथा शरीर के द्वारा उसका वृद्धि, विकास एवं रख रखाव में उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे हम भोजन को ग्रहण करेंगे, उसके बाद में भोजन के अंदर जाएगा तो उसका पाचन होगा, उस पाचन में से जो आवश्यक चीजें होगी उसको आदमी रखेगा, जो अनावश्यक चीजें होगा उसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा उत्सर्जन के माध्यम से। तो इसको है रख रखाव क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य भोजन के रूप में खाना खाता है, और भोजन के द्वारा मनुष्य को अपने शरीर की क्या होती है? वृद्धि। शरीर में क्या होती है? शरीर को वृद्धि होती है। आदमी, आप जो इतना बड़ा शरीर देख पा रहे हैं, इतना गोरा चीटा, उतना भी गोरा नहीं है लेकिन गोरा है, थोड़ा मोरा गोरा है, थोड़ा हमारा गोरा है। तो इतना बड़ा जो आपका गोरा शरीर दिख रहा है, उस शरीर का जो वृद्धि हुआ है, क्या हम एक भाई इतने ही लंबा पैदा हुए हैं? नहीं भाई, छोटे रहे होंगे तब थोड़ा सा क्या हुए हैं? बड़ा हुए हैं। खाना पीना खाने के बाद में ही ऐसा होता पता है। तो देखिए, तो भोजन शरीर की वृद्धि और अन्य क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि प्राप्त करते हैं। वह किसके द्वारा होगा? वह भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। चाहे वह विटामिन हो गया, चाहे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आदि हो गए, ये सब हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? पोषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बताना होगा कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर क्या करता है? उसका उपयोग करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत हो रहा होगा। अब बोरिंग फील होगा तो थोड़ा सा बताइएगा। नहीं होने देंगे, फील होवे नहीं करेगा, फील होने देंगे ही नहीं हम। थोड़ा देर के बाद में हम कुछ न कुछ करते रहेंगे। देखिए, पोषण की विधियाँ, जितने भी सजीव है, जितने भी जीव है पृथ्वी पर, उन्हें पोषण की विधियाँ देखते हैं कि पोषण की कितनी विधियाँ पाई जाती है उनमें। तो देखिए, जीवों में पोषण की मुख्यतः 2 विधियाँ पाई जाती हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, इतने बड़े हो या छोटे हो, बड़की या छोटकी, मोटकी या पतरकी, सब में पोषण की कितनी विधियाँ? 2 ही विधि पाई जाती है। वह क्या है? पहली विधि है क्या? स्वपोषण। दूसरी विधि क्या है? परपोषण। तो आपको बता दें कि पोषण की जीवों में पोषण की कितनी विधियाँ? 2 विधियाँ, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। चलिए हम स्वपोषण के बारे में समझते हैं कि स्वपोषण क्या है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण क्या था? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, स्वयं बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं। देखिए, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। इस स्वपोषण तो मतलब कि पोषण का प्रकार है। अब स्वपोषी क्या है? देखिए, पोषण की वह प्रक्रिया
जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न कर रहकर। स्वपोषी में क्या है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, यानी निर्माण कर लेते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं या निर्माण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात जिस जीव में स्वपोषण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे। तो आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। अब कितना लड़कियां जो होगी वो अपने आप कहेगी हम भी तो स्वपोषी है, हम भी तो खाना अपने से बनाते हैं, कहाँ कहते हैं मम्मी को कि मम्मी हमरा कल खाना बना दो। तो ऐसा नहीं है, आप भी क्या है? परपोषी है। केवल हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उसे क्या प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, और भी चीजों की सहायता से, जल, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट की सहायता से वो सब अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप देखिए, खाना आप स्वयं बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो दाल चावल आता है, जो आपका चावल बनने वाला है, वह धान से प्राप्त होगा। धान किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। जो धान आपका होगा किससे होगा? सूर्य के प्रकाश से। तो कहीं ना कहीं हम अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए किसी न किसी पर निर्भर है, तो इसलिए हम क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। लेकिन हरे पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? केवल और केवल हरे पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखिए, तो स्वपोषी क्या है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है या बना लेता है या निर्माण कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात एक बार और दिया है दूसरे भाषा में, जिस जीव में स्वपोषण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। तो केवल और केवल हरे पेड़ पौधे ही क्या है? स्वपोषी है। आपको एक दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या है? तो भैया स्वपोषी है। और हरे पेड़ पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो स्वपोषण विधि पाई जाती है। याद रहेगा, याद रखे लीजिएगा, ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। तो हम कुछ नहीं जानते, याद करना होगा आपको, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं हम। याद रखना तो आप ही की जिम्मेदारी है, हमारा काम है आपको समझाना, और हम काफ़ी बेहतर तरीके से समझाएंगे। देखिए, अब स्वपोषण तो जान गए। स्वपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाते हैं, स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं या निर्माण कर लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है? स्वपोषण बोला जाता है। और स्वपोषण विधि जिसमें पाई जाती है वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? स्वपोषी हो जाएंगे, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, बिना किसी पर निर्भर है या बिना किसी की सहायता लिए। चलिए अब परपोषण विधि के बारे में समझते हैं। आपको पोषण का दो विधि बताया गया था। पहला बताया गया था स्वपोषण, दूसरा बताया गया था, देखो कानों कर इधर बोल देते हैं, परपोषण। तो परपोषण की जो विधि होगी, अब परपोषण समझते हैं कि परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, ये अर्थात स्वयं न बनाकर। परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? परपोषण बोला जाता है। परपोषण, इसका परिभाषा होगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में दूसरे स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? परपोषण बोला जाता है। अब समझिए परपोषी के बारे में। तब परपोषण विधि जिसमें पाया जाता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे पहले वाले में देखे हैं कि स्वपोषण विधि जिसमें पाया जाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार परपोषण जिसमें पाया जाता है उसे परपोषी कहते हैं। इसमें कौन सा टेंशन है? लेकिन देखिए, वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? परपोषी कह सकते हैं। जैसे गाय हो गया, अमीबा हो गया, शेर हो गया, हम लोग खुद हो गए। इतना बड़ा जो आपका शरीर दिख रहा है, हम लोग क्या हो गए? खुद क्या है? परपोषी है। इसमें कोई शक की बात है? शक की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब परपोषण का प्रकार देखिए। सबसे पहले पोषण का प्रकार देखे हैं आप। पोषण कितने प्रकार, पोषण की कितनी विधियां? दो। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग? परपोषण का प्रकार की परपोषण की कितनी विधियां पाई जाती है। तो चलिए देखिए, परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो परपोषण की विधियां होती है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है? मृतजीवी पोषण। पहला क्या है? मृतजीवी पोषण। देखिए, पोषण की वह विधि, पहला क्या है आपका? परपोषण की पहली विधि में आपका क्या है? पहला मृतजीवी पोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, परपोषण की वह विधि चाहे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में
अवशोषित करते हैं उसे क्या बोला जाता है? मृतजीवी पोषण बोला जाता है। साधारण शब्दों में अगर बताना चाहे तो देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन घुलित कार्बनिक के रूप में मृत जंतुओं या पेड़ पौधों से अवशोषित करते हैं। मृत जंतुओं या सड़े गले पेड़ पौधों से क्या करते हैं? घुलित कार्बनिक के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? मृतजीवी पोषण बोला जाता है। चलिए, मृतजीवी पोषण जैसे देखिए, जैसे हो गया आपका कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ। लेकिन आपको यहाँ याद रखने की एक बात है कि गोबर छाता आपको यहाँ याद रखना होगा। जैसे में आप याद रखिएगा यहाँ, जैसे कि एक और में याद रख लीजिएगा गोबर छाता। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर छाता इस ससुरा गोबर ओबर पर, अच्छा ये पहले जो आता था आपको मोरी वोरी का जो छाया जाता था उस पर भी पाया जाता था। अब वह तो दिखाई नहीं देता है गोबर छाता, जिसको हम लोग सांप का छाता बोलते हैं। गोबर ओबर लगता है तब हम कहते हैं कि भाई इस पर सांप जो होता है ना, सांप बारिश के दिनों में आके कभी करता है, रहता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इसको क्या बोला जाता है? गोबर छाता बोला जाता है। तो गोबर छाता में कौन सा पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पोषण। गोबर छाता में पोषण की कौन सी विधि? मृतजीवी पोषण। आप इसको भी याद रखिएगा, यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गोबर छाता में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पोषण पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, परजीवी पोषण के बारे में समझिए। पहला, अगर घुलित कार्बनिक, अब ध्यान से देखिए, जो जीव अपने भोजन के लिए मृत जंतुओं या सड़े गले पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या बोला जाता है? मृतजीवी पोषण बोला जाता है। जैसे गोबर छाता हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है? मृतजीवी का रूप है, मृतजीवी पोषण के उदाहरण है। अब हम परजीवी पोषण के बारे में देखते हैं। परजीवी पोषण में क्या होगा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, जीवाणु, घोलकृमि, हुकवर्म, मलेरिया परजीवी आदि। जब हमको मलेरिया रोग होता है, अब देखिए समझिए, जब हमको मलेरिया रोग होता है तो क्या हमेशा के लिए वह मलेरिया रोग रह जाती है? भाई दवा सुई चलता है तो हम लोग ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक हो जाते हैं। आप कहिएगा कि सर जी ठीक हो जाते हैं, तो सर जी ठीक हो जाते हैं इसका मतलब क्या होगा कि वह मलेरिया परजीवी जितने समय के लिए था उतने समय के लिए हम क्या थे? बीमार थे। जैसे ही वह जब दवाई सुई चलता है तो वह मर जाता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। तो वह अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण। हमारे शरीर के संपर्क में ही रहता है। तो अपरजीवी पोषण का परिभाषा क्या होगा? देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के शरीर के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करता है, उसे क्या बोला जाता है? परजीवी पोषण। जैसे में आपका हो गया परजीवी पोषण के, जैसे में कवक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, घोलकृमि हो जाएगा, हुकवर्म हो जाएगा, मलेरिया परजीवी हो जाएगा आदि। यह क्या है? परजीवी पोषण का उदाहरण है। इसमें आप एक और याद रखिएगा, जैसे में अब एक और याद रख सकते हैं आप। याद रखिएगा किसके बारे में? उसका नाम है आपको अमरबेल का पौधा। इसका अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि अमरबेल के पौधा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो वह परजीवी पोषण की विधि पाई जाती है। कौन सी विधि पाई जाती है? परजीवी पोषण की विधि। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, आप देखिए, तीसरा आपका है प्राणी संपोषण। परजीवी का जो तीसरा प्रकार है वो क्या है? प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। यहाँ एक शब्द आया है कि जंतुओं के ग्रहण करने की विधि द्वारा। एक मतलब खाना है तो मुंह में से खाना है, इना की नाक दन घुसाली है। समझ में आई? तनु नाक दन घुसाले वो तो क्या हुई? बड़ी जब उठपटांग काम नहीं कीजिएगा। यहाँ जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि, इसका मतलब है कि खाना है तो मुंह से खाना है, ठोस या तरल के रूप में। जैसे आप खाइएगा रोटी, ठोस हो जाएगा, दूध तरल, चावल ठोस, दाल तब आप कहिएगा सर जी तरल। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे क्या बोला जाता है? प्राणी संपोषी। जैसे हम लोग खुद दिखाई दे रहा है जैसे हो जाएंगे, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, क्या है? प्राणी संपोषी है।
चलिए आगे देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए सूर्य की ऊर्जा की सहायता से, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। अर्थात कुछ नहीं समझे, हमको भी नहीं समझ में, लेकिन समझिए अब क्या होगा। साधारण शब्दों में हम जवाब देंगे इसका कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कान इधर करो तो फिर से बोल दें कि देखिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब समझ में आया कि क्या लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, देखिए, लेकिन हम जो बोलते हैं उसको याद रखिएगा। जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अर्थात देखिए, पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधों द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन चारों चीजों की आवश्यकता होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चारों चीजों की सहायता से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यह प्रकाश संश्लेषण हो गया आपका। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो आपसे सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप कहिएगा क्या, ऑक्सीजन। क्या बोलिएगा, ऑक्सीजन कहिएगा। क्या कहिएगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप क्या कहिएगा, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन निकलता कहाँ है, तो जल के टूटने से। कहाँ से निकलता है, जल। जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो कहाँ से होती है, जल से होती है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। आप पढ़ किससे रहे हैं, धर्मेंद्र सर से, दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन वायुमंडल में होगा, ऑक्सीजन तो निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होगा। यहाँ जब पत्तियां हरी दिखाई दे रही है उसमें क्लोरोफिल होबे करेगा, तो सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया। आपको नीचे से क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। जल में देखिए पानी हम डालते हैं तब बीच में छेद करके डाल देते हैं, कहा पेड़ पौधा का अगर कोई शरीर होगा तो इस तरह के लिया हो तो छेद करके डाल देते हैं, भाई हिलन हो जाएगा। चाहे पत्तियों में डाल देते हैं, नहीं, जब भी हम पानी पटाते हैं कहाँ पटाते हैं, जल में पटाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, जल होगा। तो सूर्य का प्रकाश, कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्लोरोफिल होगा और नीचे क्या होगा, जल। इस सब की सहायता से क्या बनाता है, वह अपना भोजन क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे क्या निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखिए यहाँ बताया गया है कि देखिए सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से, सभी हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस निकलती कहाँ है, तो जल के टूटने से। चलिए आगे देखिए, आगे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण अगर क्रिया है तो उसके लिए आवश्यक घटक कितने हैं, 4। कितनी चीजों की आवश्यकता होगी, 4 चीजों की आवश्यकता होगी, याद रखिएगा आप। 4 चीजों में क्या है, पहला होगा आपका पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश। पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश। हम यहीं पे याद करवा देंगे, याद कीजिएगा। देखिए बोलिए, जहां है आप वहीं बोलिए। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश। यह जरूरी है कि लाइन में लाइन होना चाहिए, कौन बोल सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश बोल दीजिए, क्लोरोफिल बोल दीजिए, जल बोल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बोल दीजिए, हो गया 4 को। क्या दिक्कत है, नहीं। देखिए अब लवक समझिए कि लवक क्या होता है।
यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। जो लवक होता है आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा, जब कोशिका चैप्टर पढ़े होइएगा तो उसमें बताया गया होगा लवक यानी प्लास्टिड। यह जो पाया जाता है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। रंग बिरंगी जो होती है वह पादप कोशिका ही होती है और हरा दिखाई देती है। ये 3 प्रकार का होता है, इसमें प्रकार आपका दिया गया है। तो यह केवल पेड़ पौधों में ही पादप कोशिका में ही पाई जाती है। हम लोग पाई जाती है, हम लोग भी क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। अब देखिए यहाँ गोरा गोरा तो है ना, तो हरा हो जाता है, कहाँ से पीला हो जाता है, कभी कुछ भी तो कभी कुछ हो। तो इस कारण हम लोग में तो नहीं पाया जाता है, या केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। देखिए ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ में। जो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा वह कहाँ पाया जाएगा, जड़ में पाया जाता है। जो खाना को जमा करने का क्या करता है, काम करता है। चलिए जो लवक का दूसरा प्रकार है वह आपका है वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। यह जो वर्णी लवक है या क्रोमोप्लास्ट होता है वह फूलों एवं बीजों का रंग प्रदान करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पेड़ पौधों के फूलों के रंग या फूल एवं फलों के जो रंग होते हैं वह किसके कारण होते हैं, तो वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट के कारण। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट के कारण। तीसरा जो आपका है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है जो पत्तियों में रहता है। कहाँ रहता है, पत्तियों में। यह भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। यह आप जरूर याद रखिएगा ना, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव जाएगा तो आप कहिएगा कि सर जी बताए तो थे, भाई ये बताए तो थे लेकिन हम याद नहीं किए। इसको आप हर हालत में याद रखिएगा। पहला तो याद रखना है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तिकारो आप कान करो, इधर सुन लो तनी सर, चुपके से सुन लो। अपने दोस्तों को भी बता देना, उसका भी तो भाई उसका भी तो आना चाहिए ना एग्जाम में, भाई लगना तो चाहिए कि भाई रोला जमा है। तो देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताइएगा, क्लोरोफिल में। कहाँ बताइएगा, क्लोरोफिल में। चलिए आगे देखिए, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप इसे याद रखिएगा। अब उपापचय क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। जीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं उपापचयी कहलाती है। क्या कहलाती है, उपापचयी। जीवों के शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है उसे क्या बोलते हैं, उपापचयी का। अब आप कहिएगा कि रासायनिक क्रिया होगी क्या, तो देखिए जैसे एमिनो अम्ल हो गया, या एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना, ग्लूकोज से ग्लूकोजाइन का निर्माण होना, यह सब क्या कहलाता है, उपापचयी कहलाता है। यह क्या है, रासायनिक विधियां। चलिए अब अमीबा में पोषण समझते हैं। पौधों का तो पोषण खत्म हो गया, अब पढ़ना है जंतुओं में पोषण। किसमें पोषण, जंतुओं में पोषण। वह जितने भी सब पढ़े हैं, पोषण का प्रकार हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जब जहाँ से स्टार्ट किए हैं प्रकाश संश्लेषण, वह प्रकाश संश्लेषण जब स्टार्ट किए तो वहाँ से आप चालू किए हैं कथी, पादप में पोषण यानी पेड़ पौधों में पोषण। अभी जो पढ़ना है आपको, अब पढ़ना है जंतुओं में पोषण। किसमें, जंतुओं में पोषण। तो सबसे पहले हम कोशिकीय जीव के बारे में, अमीबा के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में बहुकोशिकीय जीव हम लोग खुद है तो अपने खुद के बारे में देखेंगे। चलिए देखिए पहले अमीबा के बारे में देखिए। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषित जीव है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषित जीव है। यह मृदुजलीय है। मृदुजलीय का मतलब ये ना समझ लेना कि मरल जल होगा, जलों में मरल होता है ना जी। यह मृदुजलीय का मतलब होता है मीठा जल, जिसको हम लोग पी सकते हैं। पीने योग्य जो जल होता है उसको क्या बोला जाता है, मृदुजलीय यानी मीठा जल। कोई बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका कोनो निश्चित आकार नहीं है, कभी किसी और आकार का दिखेगा, कभी किसी और आकार का दिखेगा। अब क्या पता, आपको पता होगा कि नहीं, जो कांडा होता है, कांडा के पत्ता पर जब रखिएगा, चाहे भोज खाने वाला तो पता देखे होइएगा, लगन चल रहा है, दबा के खाओ, जहाँ मिले, जहाँ अंगिया ना है वहाँ पहुँच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खा लो। उसके बाद में घर जाके पूछना। हम लोग बचपन में क्या करते थे कि देखते थे कि यहाँ भोज है, तो भोज खाने के बाद में जाके घर पूछते हैं, मम्मी फलवा का अंगिया रही है। अगर उका देते कि हाँ तो भाई ठीक है, अगर उका देते कि ना रही है तो कहते जा हम तो खा लिए। तो पहले खा लीजिए, उसके बाद में देखा जाएगा कि अंगिया है कि नहीं है, चापिए दबा के लगन में। तो उसमें क्या होगा कि जो भोज वाला पत्ता होता है उसको पानी रखिएगा तो देखिएगा छिटका चीज का। अब उसका देखिए तनी सही नहीं पता कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो उसका आकार बदलते रहता है। तो ठीक उसी प्रकार का अमीबा का आकार भी अनिश्चित होता है, वह किसी समय बदल सकती है।
ऐसा किस कारण होता है? तो इसका आकार जो परिवर्तन होता है वह उत्पादों के बनने के कारण होता है। जहां भोजन का निर्माण देखेगा वहीं पे उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। जहां भोजन वहीं उत्पाद, जहां भोजन वहीं उत्पाद। आपको अगर फिगर दिखाएंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए, आगे फिगर मिलेगा आपको। तो इसका बिगड़ने का कारण क्या है? तो जब उत्पाद बनते न है तो इसका आकार क्या हो जाता है? बनता बिगड़ता रहता है, निश्चित नहीं रहता है। अमीबा का जो भोजन होता है वह छोटे छोटे सवाल होते हैं। छोटे छोटे सवाल के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, बैक्टीरिया हो जाता है, डायटम हो जाता है, यह अन्य छोटी एकोष्ठीय जीव होते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि किसका भोजन है? अमीबा का। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा का भोजन क्या है? तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, उसके बाद में आपका बैक्टीरिया, डायटम, उसके बाद में छोटे छोटे एकोष्ठीय जीव और मृत अकार्बनिक पदार्थ वाले छोटे छोटे जीव भी क्या कहलाते हैं? वो किसके हो जाते हैं? वह अमीबा के क्या हो जाते हैं? भोजन हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण, अमीबा में जो पोषण की क्रिया होती है वो अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण की प्रक्रियाओं द्वारा होती है। इतना ही क्रिया होती है अमीबा में, इससे ज्यादा क्रिया नहीं होती है। अगर इससे ज्यादा कोई होगा तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। देखिए, अमीबा में जो पोषण की क्रिया पूर्ण होती है वह अंतग्रहण में, पाचन में और बहिष्करण में क्या हो जाता है? पूर्ण। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे हम लोग को खाने के लिए मुंह दिया है भगवान जी ने, मुंह का निर्माण किया गया है, तो अमीबा में ऐसा मुंह जैसा कोनो चीज नहीं है। वो दूसरा पता नहीं चलता है कि कहाँ से खाएगा कहाँ से निकालेगा। निकालेगा मतलब समझ रहे हैं? हाँ, तो समझिए रहे हैं आप लोग। तो सोच रहा कौन ठीक नहीं है, उसका कोई ठीक नहीं है कि कहाँ से खाएगा कहाँ से निकलेगा, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। जो भोजन ग्रहण करने की बात है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की बात है, वो कहीं से ग्रहण कर सकता है, इसका कोई खास स्थान नहीं है। अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर उत्पाद का निर्माण कर लेता है। उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। क्या करते हैं कि उत्पाद जहाँ भोजन होगा वहां उसके समीप अमीबा पहुंचेगा और क्या करेगा? उत्पाद का निर्माण करेगा। धीरे धीरे कथी कर लेगा? उसको घेर लेगा और पचा देगा। चलिए, धीरे धीरे उत्पादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। तो आपसे सवाल यहाँ पूछा जाता है कि अमीबा, सबसे पहले अमीबा क्या है? तो अमीबा एकोष्ठीय जीव है। अमीबा का भोजन कौन कौन से होते हैं? तो छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े, डायटम, बैक्टीरिया, ये सब होता है उसका भोजन। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है, कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया? अब मच्छर पिंडो कर रहा होगा। चलिए देखिए, यहाँ थे हम लोग, यहीं पे थे। जो अमीबा का भोजन होता है, अमीबा में जो भोजन का अंतग्रह होता है वह उत्पाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होगा किसके द्वारा होगा? उत्पाद के द्वारा होगा। और वो अमीबा में जो भोजन का पाचन होगा किसके द्वारा होगा? भोजन राजधानी के द्वारा होगा। किसके द्वारा? भोजन राजधानी के द्वारा। अब ध्यान से देखिए, हम आपको अंडरलाइन करते रहे। देखिए, उत्पाद याद रखिएगा किसके लिए? तो भोजन के अंतग्रहण के लिए। भोजन के किसके लिए? अंतग्रहण के लिए। अमीबा में भोजन का जो अंतग्रहण होता है किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा। अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है किसके द्वारा होगा? भोजन राजधानी के द्वारा। किसके द्वारा? भोजन राजधानी के द्वारा। 3 सवाल। पहला, अमीबा क्या है? एकोष्ठीय जीव है। दूसरा, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा। तीसरा, अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है किसके द्वारा होता है? भोजन राजधानी के द्वारा। अंतग्रहण उत्पाद के द्वारा, भोजन का पाचन भोजन राजधानी के द्वारा। अमीबा में जो पोषण होता है कितनी क्रिया में पूर्ण हो जाता है? 3 क्रिया में। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्करण। इतना ही है। अब ध्यान से देखिए, आगे समझते हैं। भोजन का पाचन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। भोजन का पाचन कहाँ होगा? एंजाइम की सहायता से। कहाँ होगा? भोजन राजधानी में होगा। चलिए, अपचय भोजन के निकालने के लिए शरीर के किसी भाग में अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। उसके बाद में जो भोजन अपचा भोजन होगा उसी कहत दिए, पहले ही हम कह दिए कि इसका कोई फिक्स आकार नहीं है कि कहाँ से खाएगा कहाँ से निकालेगा। तो जहाँ से खाया हो सकता है वहीं से निकाल दे। अपचा भोजन वो कहीं से निकाल सकता है। उसी को क्या बोलता है? बहिष्करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिष्करण। चलिए आगे देखिए, यह फिगर है आपका उसी का, अमीबा का। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले है अमीबा का भोजन।
अभी बन रहा है कुटपाद। क्या बन रहा है? कुटपाद। धीरे धीरे अंदर ग्रहण कर रहा है, धीरे धीरे अंदर ग्रहण कर रहा है, दोनों अब मिल गया। कुटपाद के जो सिरे हैं वो चारों तरफ से क्या होगा? मिल गए। और मिलने के बाद में किसका निर्माण करेगा? राजधानी का निर्माण करेगा। और राजधानी में भोजन का क्या हो जाएगा? पाचन। और पाचन करने के बाद में फिर अब देखिए, फिर पाचन करने के बाद में क्या कर देगा? वह अपचे भोजन को क्या कर देगा? निकाल देगा। यही है उसका फिगर ही दिखाया गया था। यहाँ देखिए, केंद्रक है नीचे, भोजन अंदर चला गया, सब उसी तरीके से होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे होती है। आज हम लोगों ने देखा सबसे पहले पोषण के बारे में कि पोषण के सबसे पहले जय प्रकर्म, उसके बाद में पोषण देखे, पोषण का प्रकार देखे, उसके बाद में परपोषण का प्रकार देखे, उसके बाद में हम लोग देखा था पौधों में पोषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में देखा था हमने अमीबा में पोषण कि अमीबा में पोषण की क्रिया कैसे होती है, भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, बहिष्करण किसके द्वारा होती है। उसके बाद में जो भोजन का पोषण होता है, जो अमीबा का पोषण है वह कितनी क्रिया में पूर्ण होता है, तब पता चला था कि 3 क्रिया में पूर्ण होता है। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्करण। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे होती है। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।